हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सभी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। सो मैंने आप लोगों के लिए सीटेट हिंदी पेडागोजी की न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसी सीरीज़ में आज हमारी क्लास नंबर 3 है। तो मैं आपको जो है सीटेट पेपर 2 के लिए हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रही हूँ। एक क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक आप सभी को पता है कि आपके जो सेट होता है, पेपर होता है, इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपकी पैसेज से पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी वाले मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। एक बात मैं यहाँ पर और शेयर कर देती हूँ, मैंने आपको जो है हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट मैराथन भी प्रोवाइड की हुई है, जहाँ पर हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने वहाँ पर शेयर किए हुए हैं। बाकी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इस प्रैक्टिस सीरीज से कवर हो जाएंगे। तो अगर आप ये दो चीज़ कर लेते हो, दो कौन सी, एक आपकी हिंदी पेडागोजी की मैराथन और मैं ये टोटल 15 क्लास आपको प्रोवाइड करूँगी प्रैक्टिस सेट वाली, जिसमें आज हमारी थर्ड क्लास है, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल 15 क्लासेस अगर आप इनको वॉच कर लेते हैं तो आप इजीली हिंदी पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश पेडागोजी अगर आपने पढ़ रखी है अच्छे से, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी में अगर आप अच्छे हैं तो आपकी हिंदी पेडागोजी में कुछ भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपके इंग्लिश पेडागोजी में है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको हिंदी पेडागोजी में पढ़ने होते हैं। कुछ भी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट किसका है? फिर डिफरेंट है आपकी भाषा का। वो चीज़ें देखिए, जैसे ये नोम चॉम्स्की है आपके, तो नोम चॉम्स्की की थ्योरी आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी मिलेगी और हिंदी पेडागोजी में भी। सिलेबस बिल्कुल सेम है ना, इसलिए है ना। तो यहाँ पर देखिए, बस फर्क क्या रहेगा कि यहाँ पर ये जो नोम चॉम्स्की की थ्योरी है इंग्लिश में लिखी होगी और हिंदी में अगर पूछा जाता है तो हिंदी में वर्ड्स लिखे हुए आएंगे। बस लैंग्वेज भाषा का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको हिंदी पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी दोनों में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश पेडागोजी की भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लासेस मैंने प्रोवाइड की हुई हैं। 4 5 6 आई थिंक 6 क्लासेस हैं आपकी टोटल, ठीक है। तो आप उनको वॉच कर लेते हैं। वहाँ पर देखिए इंग्लिश पेडागोजी के बहुत ही अच्छा मैंने मटेरियल आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिनसे मैंने पढ़ा था, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं छूटेगा। मैंने वहाँ नोम चॉम्स्की की थ्योरी भी बहुत अच्छे से समझाई हुई है, लेकिन हिंदी पेडागोजी मैंने आपको ये नहीं करवाई थी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ बता दूंगी, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना, जो भी कॉन्सेप्ट अगर रह गए होंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी, ठीक है। अब देखिए 21 जनवरी 2024 जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद 20 अगस्त 2023 को आपको ऑफलाइन हुआ, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम जो है इससे पहले देखिए आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ करता था, ठीक है। 2-3 साल आपका ऑनलाइन हुआ। तो 2023 में जो भी ऑनलाइन आपके सेट्स हुए उन सभी को आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो 6 से 7 सेट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना और बाकी के जो बचे हुए सेट्स हैं वो मैं आपको इस सीरीज़ में प्रोवाइड करूँगी। सो यहाँ पर आज हम किस डेट का देखने वाले हैं वो डेट मैं आपको बता देती हूँ। 10 जनवरी 2023 को जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी पेडागोजी में, वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। और आपको जो है मेरा आंसर बताने से पहले खुद को चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है राइट कर पा रहे हैं, और अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। सिर्फ स्कोर कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। जो मार्क्स आपके कट रहे हैं, मान लीजिए 15 में से आपके 12 मार्क्स आ रहे हैं या 10 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और उसी गलती पर काम करना है। जैसे कि आपने मान लो नोम चॉम्स्की की थ्योरी, इसका आंसर आपने गलत बताया, तो आपको क्या करना है, नोम चॉम्स्की की थ्योरी को दोबारा पढ़ना है, ठीक है। और जिससे आगे अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात ब्लैंक के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो बच्चे अंतर्जात किसके ज्ञान के कारण जो है भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको नोम चॉम्स्की के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। अगर आप अभी समझ लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, नोम चॉम्स्की क्या थे, हमारे एक आधुनिक भाषा के जनक हैं। क्या हैं? आधुनिक भाषा के हमारे जनक हैं। कौन? नोम चॉम्स्की, ठीक है। अब यहाँ पर नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था वो हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, यानी कि हम लोगों का जो दिमाग होता है, उसके अंदर आंतरिक क्षमता होती है, इनर कैपेसिटी होती है क्या करने की, भाषा को अर्जित करने की, भाषा को याद करने की, भाषा को सीखने की, ठीक है। क्या कहा था नोम चॉम्स्की ने कि हम सभी के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो दिमाग है उसमें एक इनर कैपेसिटी यानी कि एक आंतरिक क्षमता होती है पहले से, जिसके थ्रू हम भाषा को सीखते हैं, भाषा को एक्वायर करते हैं, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने और क्या कहा था, और ये क्षमता जो है किसके कारण होती है। इन्होंने कहा था कि हमारे दिमाग में एक यंत्र पाया जाता है, एक डिवाइस पाई जाती है हमारे ब्रेन में, जिसका नाम है लेड, LAD। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हिंदी में हम इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है। तो इन्होंने ये कहा था कि हमारे ब्रेन में लेड नामक एक डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण एक युक्ति यानी कि यंत्र पाया जाता है, जिसके कारण हमारे दिमाग में क्या होती है, क्षमता होती है भाषा को सीखने की, ठीक है। तो ये चीज़ आप आई होप कि आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। सो देखिए, अब मैं आपको एक यहाँ पर चीज़ बता देती हूँ। ये है हमारा ब्रेन, ठीक है। हमारा क्या है, ब्रेन। मान लीजिए हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, यानी कि ये
आपका बायां दिमाग है, ये आपका दायां दिमाग है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। सो जो हमारा लेड होता है, जो लेड यानी कि जो युक्ति होती है भाषा हथकड़ी यंत्र, वो आपका लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस साइड में पाया जाता है हमारे ब्रेन के, तो लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर ये जो डिवाइस होती है ये हाइपोथेटिकल होती है, ठीक है। यहाँ पर हाइपोथेटिकल मतलब हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये डिवाइस इस साइड में होती है, लेकिन आप ये सोचो कि हाँ ऑपरेशन करके डॉक्टर वगैरह इसको दिखाएं कि हाँ ये डिवाइस निकल के आई है, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा ब्रेन में कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ये सिर्फ हम अज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकल डिवाइस होती है, ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। और अब एक और कॉन्सेप्ट आपका नोम चॉम्स्की ने दिया था जो आपको याद रखना है, वो है सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का थ्योरी किसने दिया था, तो नोम चॉम्स्की ने दिया था। तो ये सिद्धांत क्या है, ये क्या है, तो सार्वभौमिक व्याकरण के अनुसार हम लोग जो है कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को जो है ऐसे ही सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये हर लैंग्वेज में कॉमन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम बोलते हैं, जैसे मैं कोई बच्चा बोलेगा मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका सेंस है कोई, है ना। लेकिन अगर आप यहीं पर ये बोलिए कि मैं जा रहा हूँ बाजार, है ना, तो ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, कुछ अजीब। तो ऐसे कोई बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है ना। तो हम ये जो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इनको ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। यही हमारा यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जो है एक्वायर कर लेते हैं अपने जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। जो हमारी लैंग्वेज होती है हम उसको एक्वायर कर लेते हैं। जनरली आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात यानी कि जन्म से ही क्या करते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण के ज्ञान के कारण भाषा को क्या कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो किसके कारण, सार्वभौमिक व्याकरण के कारण। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर छूट गया, मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने आपको बताया था लेड जो हमारे ब्रेन में होता है, लेड नामक युक्ति, ठीक है, वो क्या होती है 5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। कितने साल तक, केवल 5 साल तक। 5 साल के बाद जो लेड नामक युक्ति होती है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, धीरे धीरे जो है कमज़ोर होने लगती है। तभी देखिए अगर आप कोई बच्चा 5 साल तक का है तो उसको आप बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे तो बहुत जल्दी एक्वायर कर लेगा, है ना, लैंग्वेज वगैरह वो बहुत जल्दी सीख लेगा। लेकिन 5 साल के बाद अगर आप कोई भाषा सीखोगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जो है बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लेकिन 5 साल तक की अगर आप हो, ठीक है, तो उस स्टेज पर ये जो युक्ति है बहुत अच्छे से काम करती है, इसलिए आप बहुत जल्दी जो है लैंग्वेज को सीख जाते हो, एक्वायर कर लेते हो। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स है नोम चॉम्स्की के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पराभाषिक जागरूकता है। तो पराभाषिक जागरूकता क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भाषा के बारे में चिंतन करना और बात करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं, पराभाषिक जागरूकता कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहाँ एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का उपयोग करता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस पद्धति का उपयोग करता है, उपचारात्मक, पारिस्थितिकपरक, निगमनात्मक, संरचनात्मक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा सेट है आज हमारा, दोनों तीसरे सेट से तीनों सेटों में ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो दो इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो पेडागोजी की मैराथन क्लास करवाई है वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाई है आपको 2 पद्धति। एक है आपकी निदानात्मक पद्धति और दूसरी पद्धति है आपकी उपचारात्मक पद्धति। तो निदानात्मक पद्धति का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जिससे हम एक बच्चे के बारे में उसकी कमजोरियों का, उसके गैप्स का पता लगा सकें, उसकी कमियों का और उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता लगा सकें। उसके लिए हम करते हैं निदानात्मक पद्धति और फिर उसके बाद उसकी कमियों का पता लगाने के लिए हम उसका उपचार करते हैं जिससे उसकी कमियों को दूर किया जा सके। तो वो हमारा होता है उपचारात्मक पद्धति, ठीक है, जिसको हम रेमेडियल भी बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से पाठ्यपुस्तक की एक पार्ट में से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए, देखिए कक्षा 6 की एक स्टूडेंट है, कक्षा 6 की एक टीचर हैं जो क्या करती हैं, अपने स्टूडेंट से पाठ्यपुस्तक यानी कि जो उनकी बुक है उसमें से उसके एक पार्ट में से, उसके एक चैप्टर में से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहते हैं। यानी कि कोई चैप्टर है उसका आपको अर्थ निकालना है और उस अर्थ को निकालने के लिए जो आपकी टीचर हैं वो क्या करती हैं, आपकी जो चैप्टर है उसको 2 बार पढ़ने के लिए बोलती है। एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए। तो वे उनमें किस पठन कौशल का विकास कर रही हैं वो आपको बताना, कौन सी स्किल का विकास कर रही हैं, विस्तृत पठन, गहन पठन, जिक्सो पठन या फिर साझेदार पठन। तो यहाँ पर देखिए साझेदार पठन क्या होता है, जहाँ पर ग्रुप में हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। विस्तृत पठन मैंने आपको बताया था जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं बहुत, ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ना, ये विस्तृत पठन में आ जाता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक पढ़ते रहना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ना। गहन पठन यानी कि किसी चीज़ का अर्थ निकालने के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढने के लिए जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम गहन अध्ययन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए टीचर बोल रही है कि बार बार पढ़िए जिससे उसका अर्थ जो है आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर गहन पठन को जो है वो विकास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है। भाषा समृद्ध परिवेश क्या होता है आपका, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाए चारों तरफ जिसके थ्रू बच्चे जो है भाषा को सीख पाएँ, एक्वायर कर पाएँ। जैसे कि आपने चारों तरफ, जैसे आपने देखा होगा जो छोटी क्लासेस होती हैं नर्सरी या प्ले वे वगैरह, तो वहाँ पर जो है पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं ABCD के, है ना, छोटा बड़ा के वर्णमाला के, है ना। तो अलग अलग पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं जिससे बच्चे जो है क्या कर पाएँ, भाषा को सीख पाएँ, उससे उनकी भाषा में वृद्धि हो। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रिंट भाषा समृद्ध एक परिवेश होता है। उस तरीके का एनवायरनमेंट बना दिया जाए जिससे हमारी भाषा समृद्ध हो पाए।
पाए, है ना। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला क्या, ये विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, देखिए यहाँ से हम संस्कृतियों के बारे में थोड़ा ना सीखेंगे, ये तो गलत हो गया। ये सहज भाषा वृद्धि और विकास की नींव रखता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। ये क्या कर रहा है, इससे हमारी भाषा में वृद्धि होगी, सहज जो नॉर्मली हम सीखेंगे भाषा, ठीक है, और विकास की नींव भी रखता है, क्योंकि भाषा हम जो है सीखते हैं धीरे धीरे, तो एक बड़े लेवल पर जाकर के हम भाषा के माध्यम से ही कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये हमारे विकास की नींव भी रखता है। नेक्स्ट है ये शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को, देखिए बाकी और भी कोई यहाँ पर जो है मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्न में से किसका अधिक अभ्यास किया जाए। यानी कि कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं जिनके भाषा का विकास आपको करना है, तो आप जो है क्या करेंगे, इन चारों में से आप जो है क्या करेंगे, किस चीज़ का जो है अभ्यास करवाएंगे जिससे उनकी जो भाषा है वो अच्छी हो जाए। उनके स्तर को समझने के लिए नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करेंगे, पाठ्य पुस्तक से भाषा सिखाएंगे, या लक्ष्य भाषा में बोलने और अंत्यक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, आई थिंक क्लास 2 या फर्स्ट में बताया था मैंने आपको, कि जहाँ पर बच्चे एक्टिव हों, जहाँ पर बच्चों को कुछ करने का मौका मिल रहा हो ना, वो ऑप्शन जो है हमेशा करेक्ट होता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, लक्ष्य भाषा, जो भाषा उनको सीखनी है उसी भाषा में उनको बोलने के अवसर दिए जाएँ, और आपस में उनको इंटरेक्शन करने दिया जाए उनके फ्रेंड से, ठीक है, इंटरेक्शन करने की उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान किए जाएँ, तो उससे वो भाषा जो है बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम, रचनात्मक आकलन मदद करता है। तो रचनात्मक आकलन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा आपका आकलन क्या होता है, योगात्मक आकलन, जिसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। तो ये दोनों ही मैंने आपको करवाए हुए हैं हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास में। सो अभी मैं यहाँ पर इसको करेक्ट आंसर आपको बता दूंगी। पहला क्या है, कक्षा में प्रतियोगात्मक वातावरण का सृजन करने में। तो देखिए कभी भी आपको बच्चों में जो है कॉम्पिटिशन नहीं करवाना है, ठीक है, कि ये आगे निकलेगा कि वो आगे निकलेगा, ठीक है, इस तरीके का ये आपका नेगेटिव होता है। जब भी कॉम्पिटिशन यानी प्रतियोगिता का वर्ड आता है वो आपको गलत होता है। शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में, ठीक है। देखिए रचनात्मक आकलन में ये बच्चों से रिलेटेड होते हैं, तो बच्चों की क्षमता का आकलन किया जाएगा या फिर टीचर की, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने में। दूसरा लास्ट है आपका सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो सबसे करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो आपका रचनात्मक आकलन होता है, उसका यूज हम जो है किसमें करते हैं, बच्चों को फीडबैक देने में करते हैं। गुणात्मक प्रतिपुष्टि का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों को फीडबैक देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्या होता है रचनात्मक आकलन, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसके बीच में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ाने के बाद जो है तुरंत कुछ क्वेश्चन पुट कर लिए है ना, कि बच्चों ने कितना सीखा है उसके बारे में बता दिया, उनको फीडबैक दे दिया कि हाँ आपने अच्छा किया है, इन्होंने अच्छे आंसर्स बताए। तो ये सभी हमारा रचनात्मक आकलन आता है। एक योगात्मक आकलन मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, जो साल के एंड में किया जाता है, कि पूरे वीक के बाद आपने टेस्ट लिया है, तो पूरा साल के बाद आपने कोई एग्जाम करवाया, तो वो आपका योगात्मक आकलन में आता है। जो आपको पॉजिटिव होता है ना बच्चों के बारे में, वो ये अच्छा माना जाता है, और योगात्मक आकलन आपका नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कक्षा में सस्वर पठन ब्लैंक के लिए एक अच्छा तरीका है। तो सस्वर पठन जो है किसके लिए एक अच्छा तरीका होगा वो आपको बताना है। सस्वर पठन का मतलब यहाँ पर क्या, ये भी मैंने पेडागोजी की मैराथन क्लास में बताया हुआ है, जिसमें बच्चे जो है बोल के तेज से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट को, बच्चों को जो है कुछ बुक वगैरह पढ़ने को दे दो, तो उनसे कहो कि तेज से बोल के पढ़ो, छोटा बड़ा बीच से, है ना। तो इस तरीके से चिल्ला के पढ़ना, बोल के पढ़ना है, सस्वर पठन आता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका बताना है। शिक्षार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने के योग बनाना, जिससे वो फ्लुएंट हो पाए, इसलिए करवाते हो क्या, नहीं। दूसरा क्या है, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग बनाना, कि एक दूसरे को बुक दें पढ़ें, है ना, इसके लिए नहीं, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या होता है वो हम देखेंगे। शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग बनाना, कि अब जैसा होता नहीं है कि हम स्टूडेंट को दे देते हैं कि पहले आप पढ़ोगे वो फिर आप पढ़ोगे, तो ऐसा करने के लिए करते हो क्या, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे बेस्ट और सबसे सही आंसर है। शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाना, यानी कि उनकी रीडिंग स्किल को जो है डेवलप करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए जब तक हम पढ़ेंगे, देखिए पढ़ने का तरीका भी हर किसी को नहीं आता है, ठीक है। कब हमें रुकना है, कब कॉमा आने के बाद हमें रुकना होता है, फुल स्टॉप के बाद जो है हमें कितना रुकना होता है, ये सभी चीज़ें जो है हम जब पढ़ते हैं तभी हमारे अंदर ये स्किल डेवलप होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जब हम जोर से पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती हैं, ठीक है। और सही उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन हमारा अच्छा हो जाए, उसके लिए भी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। यानी कि बच्चों को आपको क्या करना है, उनकी राइटिंग स्किल, उनका लिखने की जो स्किल है उसका डेवलपमेंट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है। पहला है आपका प्रकरण और शब्द। प्रकरण यानी प्रकरण का मतलब होता है यहाँ पर टॉपिक, ठीक है। टॉपिक और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश दे देना कि आपको सिर्फ इतने ही वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए बच्चों पर कभी भी लिमिट नहीं लगानी है कि आपको सिर्फ इतना लिखना है ना, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी देना। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। देखिए उन्होंने जो लिखा है ना, जो भी लिखा है उन्होंने, पहले आप उनसे कुछ लिखने को कहो, जो भी उन्होंने लिखा है उसकी पहले प्रशंसा करो, उनसे कहो कि हाँ आपने अच्छा लिखा है ना। फिर उसके बाद, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चों में नेगेटिविटी नहीं आती। उन्होंने कहा हाँ मैंने लिखा तो मुझे जो है कॉम्प्लीमेंट मिला, मेरे को टीचर ने गुड बोला, वेरी गुड बोला है ना, तो उनको अच्छा फील होता है, तो वो आगे उसको अच्छा करने के लिए मोटिवेट होते हैं और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। तो यानी कि आपको क्या करना है, अगर जैसे कि वहाँ पर उन्होंने ऐसा तो नहीं उन्होंने परफेक्ट लिखा होगा, अगर वो सीख रहे हैं लिखना तो उन्होंने कुछ ना कुछ गलती भी की होगी, तो पहले आप उनकी प्रशंसा कीजिए कि हाँ आपने अच्छा लिखा है। उसके बाद जो भी उन्होंने गलती की है उसके लिए आप जो है उनको बता दीजिए कि इसको ऐसे लिखते हैं, उसको सुधार के लिए आप बता सकते हैं ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है उनकी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण। संप्रेषण परक भाषा शिक्षण क्या होता है? आपकी एक अप्रोच होती है भाषा को सिखाने की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है शिक्षार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में, यानी कि जो बात चल रही है उसमें भागीदारी, यानी कि बच्चे उसमें बातचीत में आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निभाने हेतु अवसर पर क्या करती है? बल देती है, यानी कि उनको जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, किसको? बच्चों को, ठीक है। किसमें? इस पद्धति में। ये जो पद्धति है आपकी संप्रेषण परक भाषा शिक्षण। देखिए संप्रेषण का परक का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन, यानी आपस में बातचीत करना, क्योंकि यह बढ़ावा देती है। तो ये जो पद्धति है ये किसको बढ़ावा देती है वो आपको बताना है। कक्षा में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा का प्रयोग करना, ठीक है। फ्रीली आप अपनी मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं इसको, या फिर पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, या उनकी लिखित अभिव्यक्ति के, तो या लिखने का यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, ठीक है। तो 3 तो आपको बिल्कुल हट गया। नेक्स्ट है आपका लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वो जिस भाषा को सीखना चाह रहे हैं, लक्ष्य भाषा का मतलब वो जिस भाषा को टारगेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। तो उसमें अगर वो बातचीत करेंगे तो वहाँ पर जो है लक्ष्य भाषा में वार्तालाप का मतलब होगा बातचीत करने संबंधी उनके जो स्किल है उसमें सुधार को जो है यहाँ पर ये स्किल बढ़ावा देती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पठन अवबोधन ब्लैंक की योग्यता है। तो पठन अवबोधन मतलब यहाँ पर पढ़ना, पढ़ करके समझना किसकी योग्यता है वो आपको बताना है। पाठ्य वस्तु के अर्थ को समझने के लिए उसके सभी शब्दों को समझना जरूरी होता है क्या? गलत। नेक्स्ट क्या है? लिखित संकेतों को उससे संबंधित ध्वनियों में, देखिए ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, पढ़ने से रिलेटेड है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है आपका प्रभावपूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षण और डिकोड करने पर, यानी कि अक्षरों को किस तरीके से लिखा गया है उसको डिकोड करना, यानी कि उसको समझना इस तरीके से, या फिर अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे बेस्ट हो जाएगा। देखिए हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसका अर्थ निर्माण कर पाएँ, वही हमारी क्या होती है? पठन अवबोधन, यानी कि हम पढ़ करके हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, तभी हम जो है उसका क्या कर पाएंगे? अर्थ निर्माण कर पाएंगे, है ना। तभी हम समझ पाएंगे कि इस चीज़ में क्या हो रहा है, इस चीज़ का क्या मतलब है। तो अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ इंटरेक्शन करने की योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। यानी कि कठिन शब्दों मतलब जैसे कुछ टफ वर्ड्स आ जाते हैं क्लास में, तो पहले जो टीचर है वो क्या करती है? बच्चों को उन शब्दों को जो है उनकी मातृभाषा में ट्रांसलेट करती है और उसके बाद जो है उन्हें वो याद करने के लिए कहती है जो भी कठिन वर्ड है। तो वो यहाँ पर जो है किसका यूज़ कर रही है आपको बताना है। व्याकरण अनुवाद विधि का, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड का, संरचनात्मक पागम, या फिर संप्रेषण परक। तो यहाँ पर संप्रेषण परक का मतलब क्या होता है? आपस में इंटरेक्शन करना, बातचीत करना। तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर अनुवाद का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना। तो यहाँ पर वो ट्रांसलेट कर रही है, पहले मातृभाषा में परिवर्तित कर रही हैं और उसके बाद वो क्या कर रही हैं? उनको याद करने के लिए कह रहे हैं उनकी जो भाषा है, जो टफ वर्ड है उसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद पद्धति हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण क्या होता है? देखिए लास्ट वीडियो सेकंड क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था लेखन का पूरा स्टेप्स, मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए थे, ठीक है, कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार आपको सजेस्ट करूँगी कि मैंने इंग्लिश पेडागोजी की जो आपको 6 क्लासेस प्रोवाइड की हैं, प्लीज़ उन क्लासेस को वॉच कीजिए। आपकी पेडागोजी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ आपकी हिंदी पेडागोजी भी अच्छी हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन। कल मैंने आपको करवाया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क उद्वेलन का मतलब क्या होता है? पहले हमारे माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम किसी टॉपिक को जब हमें लिखने के लिए बोला जाता है तो हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, तो वही हमारा मस्तिष्क उद्वेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन यानी कि असेसमेंट करते समय किस पर ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अगर हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, उनका आकलन कर रहे हैं कि उन्होंने कितना सीखा है ना, तो किस पर जो हमें बल देना चाहिए? शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। निष्पादन मतलब उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके लिए आप अलग अलग तरीकों का यूज़ कर रही हैं, ठीक है। इस पर आकलन करते समय ये करना चाहिए, या फिर इकाई यानी कि यूनिट टेस्ट का आयोजन करनी और उनके निष्पादन के मापन के लिए उनका रिकॉर्ड, यानी कि एक आपने यूनिट टेस्ट करवा दिया और उसी के उसमें उन्होंने जो परफॉर्मेंस की बस उसी का रिकॉर्ड रख लिया। इस पर या फिर मौके परीक्षा पर बल देने और आकलन करने की ओरल जो टेस्ट होता है उस पर बल देने आप, या फिर परियोजना कार्य देने पर यानी कि प्रैक्टिकल वर्क देने पर। तो देखिए सबसे जो अच्छा आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उनका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में सूचना और जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए आप अलग अलग तरीकों का यूज़ करेंगे। आप जो है किसी एक चीज़ पर उसको जज नहीं करेंगे कि आप यूनिट टेस्ट पर जज कर लिया, ओरल टेस्ट पर आप उसका यूनिट टेस्ट भी देखेंगे, आप उसका ओरल टेस्ट भी देखेंगे, आप उसकी जो है ये देखेंगे कि आपको कितने अच्छे से जो है हर चीज़ जो है उसकी देखी जाएगी, है ना, किसी एक चीज़ पर आप नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा सीखने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के बारे में जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए। प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हस्तक्षेप करती है। क्या पहली भाषा आपको दूसरी भाषा को सीखने के लिए मदद नहीं करती है? क्या उसमें इंटरफेयर करती है? ये तो गलत है बिल्कुल, ठीक है। हमेशा जो आपकी पहली भाषा होती है, जो मातृभाषा होती है, वो आपको दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करती है, ना कि हस्तक्षेप करती है। तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है, देखिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है, तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाषा सीखने के लिए हमें ग्रामर आना चाहिए। क्या हमने हिंदी भाषा सीखी थी तो हमने क्या सबसे पहले ग्रामर सीखी थी, है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये थे आज के टोटल 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।